अस्सलाम वालेकुम और वेलकम बैक टू ऑडी शॉर्ट्स। 15 जुलाई सन 2024 को एक ऑयल टैंकर MT प्रेस्टीज फैल्कन एक डिस्ट्रेस सिग्नल ट्रांसमिट करता है। Mayday, Mayday, Mayday। उसके बाद ये जहाज कैप्साइज हो जाता है। इसमें एक आदमी मर जाता है, 9 लोगों को जिंदा बचाया जाता है, 6 लोग अब तक मिसिंग हैं। और इसके 2 दिन बाद यानी कि 17 जुलाई सन 2024 को ये ऑयल टैंकर ओमान की कोस्ट के करीब डूब जाता है। आपको पता है इस पूरे के पूरे वाकये का सबब क्या था? इस पूरे के पूरे वाकये का सबब था मॉनसून। मॉनसून वैसे तो हम लोगों के लिए एक बहुत ही सहर अंगेज किस्म का मौसम होता है। बरसात हो रही होती है, बादल आ रहे होते हैं, चिड़िया चहचहा रही होती हैं, हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही होती है, चाय और पकोड़े खाने का मज़ा बहुत आता है। लेकिन एट द सेम टाइम यही मॉनसून हम लोगों के लिए बहुत अच्छा मौसम नहीं होता, क्योंकि इस मौसम में अरेबियन सी खास तौर पर बहुत ज़्यादा रफ होता है। यहाँ पर हवाएं बहुत तेज़ चल रही होती हैं, और जब हवाएं तेज़ चल रही होती हैं एंड इफ़ यू हैव बीन फॉलोइंग माय वीडियोस तो आपको फिर पता है कि लहरें भी फिर बड़ी उठ रही होती हैं। और जब लहरें बड़ी उठेंगी तो जाहिर बात है वो जाके फिर जहाज़ों से टकराती भी हैं। जहाज़ों के एक्सीडेंट्स अगर ना भी हों तो जहाज़ों को डैमेज ज़रूर होता है, ख़ास तौर पर छोटे जहाज़ों को, क्योंकि उनका फ्री बोर्ड कम होता है ना। फ्री बोर्ड का मतलब होता है आपका वो हिस्सा जो कि पानी की सतह से ऊपर हो। पिछले वीडियो में मैंने आपको वो हिस्सा बताया था जो कि पानी की सतह से नीचे हो, उसको ड्राफ्ट कहते हैं, और जो हिस्सा ऊपर हो उसको फ्री बोर्ड कहते हैं। तो छोटे जहाज़ों में क्या होता है कि आपका फ्री बोर्ड कम होता है। जब फ्री बोर्ड कम होता है तो इसका मतलब ये है कि अगर 3-4 मीटर की भी लहर होगी तो वो आसानी से आपके जहाज़ की साइड पे ना सिर्फ ये कि आके टकराएगी, बल्कि आपके जहाज़ के ऊपर आके भी क्रैश करेगी और आपके जहाज़ को स्ट्रक्चरल डैमेज कर सकती है। स्ट्रक्चरल डैमेज का मतलब ये होता है कि जहाज़ के टॉप के ऊपर, डेक के ऊपर जो फिटिंग्स हैं उनको नुकसान पहुंचा सकती है, उनको तोड़ मोड़ सकती है। और उसके बाद यही हवाएं जब लंबे अरसे तक चलती रहें तो फिर ये स्वेल को भी जनरेट कर सकती हैं, इन केस अगर वहाँ पे एक स्टॉर्म डेवलप हो गया है। तो जब स्टॉर्म डेवलप होता है, टाइफून या किसी भी किस्म का, तो एक वॉशिंग मशीन सी चल पड़ती है इस पूरे समंदर के अंदर। इसका मतलब है कि हर तरफ फिर उसकी जो है वो मौजें जा रही होती हैं इन ऑल डायरेक्शंस 360 डिग्री, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपके चाय के कप के अंदर रिपल्स जनरेट हो रहे होते हैं। इनको फिर कहा जाता है स्वेल, और ये लहरों से ज़्यादा डेंजरस होती है। स्वेल इज़ मोर डेंजरस दैन वेव्स, क्योंकि स्वेल जो है वो लंबी बहुत होती है, और जितनी वो लंबी होती जाएगी उतना उसके अंदर मोमेंटम बढ़ता जाएगा। और मोमेंटम का तो फिर आपको पता है, ख़ासतौर पर वो लोग जिन्होंने फिजिक्स पढ़ी हुई है, जितना मोमेंटम से एक चीज़ ज़्यादा जाकर टकराएगी या तो वो खुद टूट जाएगी या वो अगली चीज़ को तोड़ देगी। तो पानी के केस में पानी ने तो क्या टूटना है, पानी जाके अगली चीज़ को तहस नहस कर देता है। वाटर हैज़ अ लॉट ऑफ पावर। ये बात मैं अपनी कई वीडियोस में बार बार आपको बता चुका हूँ। इससे पहले कि अपने इस केस के ऊपर वापस आए, मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ। आप में से अक्सर लोगों ने नॉर्थ सी की वीडियोस देखी होंगी, ड्रेक पैसेज की वीडियोस देखी होंगी। ड्रेक पैसेज के बारे में मैंने पिछले दिनों एक वीडियो भी बनाई थी तफसीली। उसमें खासतौर पर आपको जो शिप्स नजर आते हैं, दोज आर स्मॉलर साइज शिप्स, क्योंकि जहाज का साइज जितना छोटा होता जाएगा लहर उसको उठा के उतना ही पटखेगी। मेरा एक मीडियम साइज का जहाज है, लहरें हमें नहीं बख्शती। पिछली वीडियो अगर आपको याद हो तो मैंने उस वीडियो में बनाते हुए पूरा जहाज मेरा हिल रहा था। वो जो पूरा जहाज हिल रहा था वो इसी मानसून की वजह से था। तो मानसून लहरें तो हमें नहीं बख्शती। नॉर्थ सी के अंदर तो जब वेदर रफ होता है तो वो विंड फोर्स 8 और 9 तक जाके पहुंचता है। इसका मतलब ये है कि आपकी जो वेव्स यानी कि जो लहरें उठ रही होती हैं उनकी आम हाइट जो है वो 8 to 9 मीटर तक जाती है। दैट कम्स टू अराउंड 30 फीट, तकरीबन 30 फुट की लहरें आपकी उठ रही होती हैं। और जहाँ तक आपको याद हो, मैंने अपनी एक और वीडियो में बताया था कि पिछले जहाज पे जब हमारा लास्ट पैसेज था थ्रू नॉर्थ सी, आप लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैं वीडियो बनाऊं, तो भाई मैं इस सिचुएशन में था नहीं कि मैं वीडियो बना सकूं, क्योंकि नॉर्थ सी ने जहाज की हालत टाइट की हुई थी। तो जो रफ सी है ना, यानी कि जब समंदर जो है वो थोड़ा सा गुस्से में होता है, वो तो बड़े बड़े जहाज़ों को नहीं बख्शता, छोटे छोटे जहाज़ों का तो फिर वो हाल ही बिगाड़ देता है। आपने खास तौर पे जो वीडियोस देखी है ना जिनमें आपको जहाज़ की बाव से भी ऊपर लहरें उठती हुई नजर आ रही हैं, वो उन्हीं जहाज़ों की है। हम लोगों के बड़े जहाज़ों पर एक अच्छी चीज़ ये हो जाती है कम अज़ कम कि लहरें ओके जहाज़ के ऊपर आती हैं, क्रैश भी करती हैं, स्ट्रक्चरल डैमेज भी करती हैं, लेकिन वो इतनी ज़्यादा ऊंची नहीं होती। हमारा ब्रिज काफ़ी ज़्यादा ऊंचा होता है। इट इज़ ऑलमोस्ट 50 मीटर्स फ्रॉम द कील। 50 मीटर्स का मतलब ये हो गया तकरीबन 120 फुट। अगर आप उसमें से ड्राफ्ट निकाल दें, यानी कि जहाज़ का वो हिस्सा निकाल दें जो कि पानी के अंदर है, तो फिर भी पानी की सतह से हमारा जो ब्रिज है जहाँ पे खड़े होकर हम देख रहे होते हैं सब कुछ, वो तकरीबन 100 फुट से ज़्यादा बनता है। इसका मतलब है कि वो ज़ाहिर बात है लहरें हमारे लाइन ऑफ साइट से तो ऊपर नहीं होती, लेकिन अगर आपका जहाज़ छोटा है तो फिर आपको ऐसे लग रहा होता है कि आप पूरी लहर के अंदर घुस के निकल रहे हैं। फिर आपको लहरें बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी लग रही होती हैं। कंपैरिजन की बात है ना कि जिस तरह मैं इस मोबाइल के सामने अगर ये वाला हैंडफोन रखूं तो आपको लगेगा ठीक है यार, इनमें ज़्यादा फर्क नहीं है, दे आर ऑलमोस्ट सिमिलर। लेकिन अगर एट द सेम टाइम हम इसको अज्यूम कर लें कि ये जहाज़ है और ये लहरें हैं, तो पर्सपेक्टिव आपका क्या चेंज हो गया। अब यही लहर जो कि उस जहाज के लिए बहुत बड़ी नहीं थी, इस जहाज के लिए लहर जाइंट है। दैट इज़ वाई जो रफ सी है वो खास तौर पर छोटे जहाज़ों के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है,
क्योंकि उनको तो ऐसे टॉस कर रहा होता है कि जैसे बिल्कुल एक छोटी सी चीज को उठा के कभी इधर कभी उधर फेंका जा रहा हो। नाउ कमिंग बैक टू दिस केस, इस जहाज का नाम था फैल्कन प्रेस्टीज, जैसा कि मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया, और ये डूबा था ओमान की कोस्ट के पास। ये जहाज अपना वॉयज जो कर रहा था उसमें इसने जाना बेसिकली अदन था। अदन पोर्ट जो है वो यमन की पोर्ट है, इसने वहां जाना था और ये एन रूट था। पिछले ही दिनों में इस एरिया से गुजरा हूं, यहाँ पे विंड फोर्स ठीक ठाक स्ट्रांग हुई थी, समंदर काफी रफ हुआ था। इसका मतलब ये है कि ये लहरें आके इस जहाज से ठीक ठाक टकरा रही थी। अब इस जहाज की अगर हम डायमेंशन देखें तो इस जहाज की लेंथ थी 117 मीटर यानी कि 117 मीटर। इसकी चौड़ाई थी तकरीबन 16 मीटर और इसका ड्राफ्ट था 6.9 मीटर यानी कि वो हिस्सा जो कि पानी के अंदर होता है। और इसका जो समर डेडवेट था दैट वाज अराउंड 7000 मेट्रिक टन, यानी कि ये जहाज तकरीबन 7000 मेट्रिक टन अपने ऊपर ऑयल कैरी कर सकता था, क्योंकि ये प्रोडक्ट टैंकर था तो इसमें प्रोडक्ट ही कैरी की हुई थी। ऑल्दो कि अथॉरिटीज अभी तक डेफिनेटली उस रीजन को पिन पॉइंट नहीं कर पाई है कि किस वजह से जहाज कैप्साइज हुआ, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि जहाज कैप्साइज क्यों होगा, क्योंकि हमने इस तरह के इंसिडेंट्स देखे बहुत ज्यादा हैं। इन इंसिडेंट्स में क्या होता है यूजुअली कि जहाज थोड़ा सा पुराना होता है और जहाज को रफ्सी मिल रहा होता है। जहाज के साइज के हिसाब से अगर हम उस दिन का अरेबियन सी का वेदर देखें तो जिस पोजीशन के ऊपर ये जहाज कैप्साइज हुआ है वहां पे उस वक्त तकरीबन वेव हाइट 4.5 मीटर थी, यानी कि 4.5 मीटर ऊंची लहरें थी। 4.5 मीटर का मतलब होता है तकरीबन ऑलमोस्ट 14 फुट के आसपास। इस जहाज का ड्राफ्ट था 6.9 मीटर यानी कि 6.9 मीटर ये जहाज पानी के अंदर था और तकरीबन ये जहाज 2.5 मीटर पानी के बाहर था। तो ये जहाज पानी से 2.5 मीटर बाहर था और लहरें जो उठ रही थी वो 4.5 मीटर थी। जितना ये जहाज पानी से बाहर था उससे दुगनी लहरें उठ रही थी। ऐसे केस में क्या होता है? ऐसे केस में होता है आपका स्ट्रक्चरल डैमेज। अब स्ट्रक्चरल डैमेज से एक जहाज डूब कैसे सकता है? आपको मैं देता हूं अपने जहाज की एग्जांपल, इससे आपको समझ आसानी से आ जाएगा। अब जहाज ने ऑयल लोड करना है। ऑयल लोड करने वाले जहाज उन जहाज़ों की कैटेगरी में आते हैं जिनको हम कहते हैं कि इनका कार्गो अंडर द डेक होता है। कंटेनर जहाज वो जहाज होते हैं जिनमें आपको कार्गो डेक के ऊपर रखा हुआ नजर आ रहा होता है। हमारे जैसे जहाज़ों का कार्गो आपको डेक के ऊपर नजर नहीं आता, वो डेक के नीचे कार्गो होता है। सारे के सारे कंपार्टमेंट जो है वो क्लोज हुए होते हैं, वाटर टाइट हुए होते हैं, यानी कि उनके अंदर पानी ना तो जा सकता है और ना ही उनके अंदर से जो कार्गो है वो बाहर आ सकता है। लेकिन एट द सेम टाइम इन तमाम टैंकों के कुछ स्ट्रक्चर्स ऐसे होते हैं जो कि टैंक्स के ऊपर लगे हुए होते हैं, जहां से आपने मुख्तलिफ काम करने होते हैं, टैंकों को देखना होता है, टैंकों के अंदर आना होता है, जाना होता है। जब लहरें आके इन स्ट्रक्चर से टकराती हैं तो इन स्ट्रक्चर्स को तोड़ देती हैं। जब इन स्ट्रक्चर्स को वो तोड़ देती हैं तो फिर क्या होता है कि पानी अंदर घुस जाता है। हर ऑयल टैंकर के अंदर दो तरह के टैंक्स होते हैं, एक होते हैं कार्गो टैंक्स, एक होते हैं बैलेस्ट टैंक्स। कार्गो टैंक्स वो होते हैं जहां पे आपने तेल कैरी किया हुआ होता है और बैलेस्ट टैंक्स वो टैंक्स होते हैं जहां पे जब जहाज तेल डिस्चार्ज कर देता है तो आप समंदर का पानी डालते हैं ताकि जहाज का थोड़ा सा वजन रहे, जहाज थोड़ा स्टेबल रहे। वो टैंक उस वक्त खाली होते हैं जब जहाज में कार्गो लोड हुआ होता है। ये जहाज लोड हुआ था, इसका मतलब ये है कि इसके बैलास्ट टैंक खाली थे, साइडों के टैंक इसके बिल्कुल खाली थे। जब लहरें आई और उन्होंने टॉप का स्ट्रक्चर तोड़ा तो अब क्या हुआ कि पानी को अंदर आने का उन टैंकों के अंदर मौका मिल गया। याद रखिएगा ये जहाज तकरीबन सिर्फ 2.5 मीटर पानी से बाहर था। जब इसके बैलास्ट टैंक्स के अंदर पानी भरा होगा और इसको देख के ऐसा लग रहा है कि किसी एक साइड के बैलास्ट टैंक जो है वो भरे हैं क्योंकि ये जहाज कैप्साइज हो गया ना, पूरा उल्टा हो गया। जब उन टैंकों के अंदर आके पानी भरा तो फिर क्या हुआ कि जहाज ने एक साइड पे लिस्ट करना शुरू कर दिया। ऐसे मौके पे हम आमतौर पे क्या करते हैं कि जहाज़ों के पंप चलाते हैं और पानी निकालना शुरू कर देते हैं ताकि पानी टैंकों के अंदर रह ना पाए। लेकिन हुआ यही होगा कि इन टैंकों के अंदर पानी आने से फिर आमतौर पर सेकेंडली चीज़ क्या होती है कि स्ट्रेसेस डेवलप होती हैं। इनको कहा जाता है SF एंड BM, शेयरिंग फोर्सेस एंड बेंडिंग मोमेंट्स। जहाज बेंड होता है और जहाज शेयर ऑफ होने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से प्लेटिंग डैमेज होती है। जब जहाज की बाहर की प्लेटिंग यानी कि खाल डैमेज हो जाए तो फिर पानी को अंदर आने और बाहर जाने से कोई भी नहीं रोक सकता। आपके पंप्स फिर इस काबिल नहीं होते कि इतने सारे जो पानी का वॉल्यूम अंदर आ रहा है उसको पंप आउट कर सके। एंड दिस लीड्स टू स्टेबिलिटी इश्यूज। जहाज अनस्टेबल हो जाता है और अनस्टेबल होने के बाद अगर उस जहाज के अंदर कोई इनहेरेंट स्टेबिलिटी प्रॉब्लम है तो वो जहाज कैप्साइज भी हो जाता है। एंड दैट इज व्हाट हैज प्रिसाइसली हैपेंड टू दिस वेसल। ऑफिशियल रिपोर्ट नहीं आई है बट आई एम टेलिंग यू, अगर 100% ना सही तो 99% यही चीज़ है, क्योंकि इस तरह के काफ़ी सारे केसेस हम इससे पहले देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं और हमें उन केसेस का सामना हो चुका है। 15 जुलाई को रात 10 बजे इस जहाज़ ने डिस्ट्रेस सिग्नल दिया और डिस्ट्रेस सिग्नल भी ऐसा ही लगता है कि बिल्कुल आखिरी मोमेंट पे दिया, क्योंकि उसके कुछ ही देर बाद ये जहाज़ ओमान के पास कैप्साइज हो गया। तकरीबन 25 मील दूर था दुकूम की पोर्ट से। इसका मतलब था कि डेफिनेटली ओमानी अथॉरिटीज़ ने तो इन्वॉल्व होना ही था और साथ में इन्वॉल्व होगी इंडियन नेवी, क्योंकि इस जहाज़ के ऊपर जो क्रू सवार था उसमें 13 लोग जो थे वो इंडिया से थे, 3 श्रीलंका से थे। उनमें एक फ़र्द जो है उनकी हो गई है डेथ। 9 लोग जिनमें एक श्रीलंकन 8 इंडियन है उनको ज़िंदा बचाया जा चुका है और बाकी 6 लोगों का अभी तक
कोई पता नहीं है। इसके साथ साथ अब जहाज़ ये चूंकि लेडन था तो पिछले कई इंसिडेंट्स की तरह जो कि मैं आपको बता चुका हूँ, इस जहाज़ में भी पोल्यूशन का थ्रेट मौजूद है। जाहिर बात है, जहाज़ के अंदर तेल लदा हुआ है, वो तेल लदा हुआ है, जहाज़ कैप्साइज हो गया है। तो कैप्साइज होने का मतलब ये है कि वो कंपार्टमेंट्स किसी भी वक्त फेल हो सकते हैं और इस जहाज़ में से तेल निकलना शुरू हो सकता है एंड इट्स एंड एनवायरमेंटल हैजर्ड। और अगर हम स्टेटमेंट्स की बात करें तो ओमानी और इंडियन दोनों अथॉरिटीज़ ने स्टेटमेंट यही दी है कि उनको ख़ास तौर पर मुश्किलात का सामना इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि वेदर कंडीशंस बहुत चैलेंजिंग है। वेदर कंडीशंस, रफ सी मॉनसून, वो चीज़ जो कि आपके लिए बाइस मुसर्रत है और वो चीज़ जिसको कि आप इंजॉय करते हैं। बरसात के मौसम पे बड़े बड़े शायरों ने बड़ी बड़ी शायरी की है, लेकिन हम लोग के लिए मौसम एक तकलीफ़ से कम नहीं होता। और ख़ास तौर पर अगर आपका जहाज़ छोटा है तो फिर आपके लिए ये एक समझ लीजिए एक तलवार है जो कि आपके सर के ऊपर हर वक्त लटक रही है और जो कि किसी भी वक्त आपके सर के ऊपर गिर सकती है। बिकॉज नेचर की जो पावर है ना, उसको चैलेंज करना बहुत मुश्किल है। आप जितने मर्जी साइंटिफिकली एडवांस हो जाएं, जो मर्जी आप कर लें, द पावर ऑफ नेचर इज पावर ऑफ नेचर। और पावर ऑफ नेचर आपको कई दफ़ा दिखाती है कि हाउ स्ट्रॉन्ग इट इज़। सो दैट इज़ अ करेंट सिचुएशन। और अगर आपने हाइपोथर्मिया वाली वीडियो देखी है तो अब 2 दिन से ऊपर का वक्त हो गया कि वो लोग नहीं मिले। तो खुदा ना खास्ता अंदेशा इसी बात का है कि शायद अब अगर वो मिले भी तो शायद जिंदा सलामत ना मिल पाए। सो विद ऑल द बेस्ट होप फॉर ऑल द पीपल जो कि अभी तक नहीं मिले हैं। अगर आप मेरी वो वाली वीडियो देखना चाहें जिसमें मैंने आपको ये बताया है कि जहाज़ के ऊपर किस किस्म की स्ट्रेसेस आती हैं और जहाज़ टूटते कैसे हैं जब उन्होंने टूटना होता है, तो वो वीडियो लिंक होगी यहाँ पे। और अगर आप ये जानना चाहें कि अरेबियन सी में मानसून आता क्यों है और इससे तूफान कैसे बनते हैं, तो वो वीडियो लिंक होगी यहाँ पे। अगली वीडियो तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। With tons of love to my Orange Shorts family and to be Orange Shorts family, this is me Zahid Nisar. You are watching Orange Shorts और अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज।